अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलाल और आज हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, वैसे आसान बहुत है चैप्टर लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ई कैट के अंदर भी आता है, नस्ट के अंदर भी आता है। मैंने ई कैट 2 भी दिया है ये रिसेंटली, इसके अंदर भी मेरा क्वेश्चन आया था। मेरा नस्ट NET 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी आया था, तीनों NET में आया था और इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर तो इनइक्वालिटीज़ का देखें ना, बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। अब देखें हमें पता है इक्वेशन हम किसको कहते हैं। इक्वेशन हम ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर नंबर्स को हमने इक्वल टू के साइन से जोड़ा हो। जिस तरह अगर है कोई भी मिसाल के तौर पर है 2x + 3y = 5, वैसे मैंने अपनी तरफ से लिए इक्वेशन। अब इसको हमने इक्वेशन किस लिए कहा है कि इसके अंदर इक्वल टू का साइन मौजूद है। अब अगर इसके अंदर या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन ना हो बल्कि उसकी बजाय लेस ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन या लेस देन इक्वल टू की बजाय इनमें से कोई सा भी एक वो नज़र आ रहा हो आपको साइन सॉरी, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी है। अब नाम से ही इक्वल का मतलब है बराबर और इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो चीज़ें बराबर नहीं है। नाम से ही जाहिर है। अब देखें ये ग्रेटर देन है, जिसके साथ डैश आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये उसके बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा। ये लेस देन है, ये लेस देन और इक्वल टू, यानी या तो उससे छोटा होगा या उसके जितना होगा। अब ये है 4 तरह की इनइक्वालिटीज़, इसके अलावा कोई इनइक्वालिटी नहीं है। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर हम जनरल लिखते हैं इक्वेशन ax + by > c, या इसमें से आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह ax + by > c, ax + by <= c, या ax + by <c। अब मैंने बस इन चारों को इसके अंदर यूज़ किया है। अब इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और सिर्फ लेस देन। अब इन सब को, अब ये सारी क्या हैं, ये हैं इनइक्वालिटीज़, सही। अब इसके अंदर हमने सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी, अब इसे हम कहेंगे क्या, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक है x एक है y, a b c ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स क्या है कि इसकी डिग्री जो है वो है 1। अब इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी हुई और क्या हुई, इन 2 वेरिएबल्स। अब देखें यहाँ पर एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ax + by = c। अब मैंने ये जो इक्वेशन लिखी ना, इसको रिप्लेस करके, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस करके इक्वालिटी से जब मैंने लिखा तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसको हमने क्या बोला है, एसोसिएटेड इक्वेशन, या इसी को हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और ये इन सब के लिए यही बनती है, यानी आप हमेशा इनइक्वालिटी के साइन को जब इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं, भले वो कोई सा भी इनइक्वालिटी का साइन हो, तो जो इक्वेशन हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, अच्छा जी, एसोसिएटेड इक्वेशन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम उस इनइक्वालिटी को ग्राफ कर सकें, यानी उसका ग्राफ बना सकें। अभी हम आगे बात करते हैं कि वो कैसे ग्राफ बनता है। अच्छा, इसके अंदर अभी पहले तो बात करते हैं कुछ ऐसी रिजल्ट्स जो हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड के, ठीक है। अब के वो रिजल्ट्स क्या हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड, उसमें हम देखते हैं कि हर इनइक्वालिटी जो है, एक तो उस जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी, जिस तरह मर्जी की इनइक्वालिटी हो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन उसी फॉर्म की बनती है। दूसरे नंबर पर है कि पहले हम इधर लिख लेते हैं रिजल्ट्स। अब हर इनइक्वालिटी जो है, कोई भी इनइक्वालिटी जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो प्लेन को, अब
यहाँ पर देखें ये हमारे पास कोई सा भी ग्राफ है, अब ये प्लेन है, ठीक है। अब हमेशा जोन सी भी इनइक्वालिटी 4 तरह की पड़ी है, जब आप उसको ग्राफ करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमेशा प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। क्या है पहला रिजल्ट? डिवाइड्स प्लेन इन 2 हाफ्स, ठीक है। हर इनइक्वालिटी, जो मर्जी इनइक्वालिटी हो, वो प्लेन को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। अब देखते हैं इनमें आगे से एक आता है, इसी का आगे से पॉइंट है कि अगर वो सॉरी, अगर जो इनइक्वालिटी का आप ग्राफ बनाएं और वो वर्टिकल लाइन आ जाए, ऐसे आ जाए या इधर आ जाए, मतलब किधर भी आ जाए, जब वो वर्टिकल लाइन आ जाएगी तो वो प्लेन को, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम इसको भी देखते हैं। जब हमने इनइक्वालिटी ग्राफ ड्रॉ की है, ग्राफ उसका बनाया है, और अगर वो वर्टिकल लाइन बनती है तो वर्टिकल लाइन प्लेन को राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ये राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ। तो वर्टिकल लाइन क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन ने किस में डिवाइड करने? राइट एंड लेफ्ट हाफ, सही है। इसी के बजाय नॉन वर्टिकल लाइन हो, अब नॉन वर्टिकल का नाम इसलिए ले रहे हैं, हॉरिजेंटल अगर स्ट्रिक्टली कहें हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल तो लाइन होगी बिल्कुल ऐसे जो सीधी होगी, लेकिन हम अगर कोई ऐसे आ जाए, थोड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ जाए, तो उसे हम हॉरिजेंटल नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन वर्टिकल लाइन, सही है। अब वो कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन अगर आ जाए, मिसाल के तौर पर इस तरह आ जाए अगर, या इस तरह आ जाए, या जिस तरह भी आ जाए, वर्टिकल ना हो, तो वो क्या करती है? इनइक्वालिटी, अब मिसाल के तौर पर हम इस वाली लाइन को लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, देखें, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाली लाइन है, ये नॉन वर्टिकल लाइन, ये प्लेन को डिवाइड कर रही है अपर और लोअर हाफ प्लेन्स में हमेशा। अब देखो वर्टिकल लाइन ने राइट और लेफ्ट हाफ में की है, और जो नॉन वर्टिकल लाइन है इसने क्या किया है? अपर और लोअर हाफ प्लेन्स में। प्लेन में डिवाइड किया है। इतनी तो बात आप लोगों को समझ आएगी होगी, बिल्कुल सीधा, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस अभी तक आई नहीं है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर ऐसी कोई बात। अच्छा, अब देखें, अगर आपकी इनइक्वालिटी हो, एक और है, अब ये दूसरी है, रिजल्ट है कि अगर इनइक्वालिटी हो ग्रेटर देन या लेस देन, यानी जिसके नीचे इक्वालिटी का साइन ना हो, मतलब ए इक्वल टू वाली ना हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन हो, तो ये प्लेन को डिवाइड करता है ओपन हाफ प्लेन्स में, और इसी के साथ अगर वो साथ इक्वालिटी का भी साइन आ जाए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो ये प्लेन को डिवाइड करता है क्लोज हाफ प्लेन में। अच्छा जी, अब ये भी हमें समझ आ गई। अब इसके अंदर आगे क्या आएगा कि सॉरी, जहाँ भी सोल्यूशन वाला पॉइंट कौन सा होगा, या सोल्यूशन कैसे होगा कि जब भी आप इन इक्वालिटीज़ में दो इनइक्वालिटीज़ यानी दो एसोसिएटेड इक्वेशंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ये बनाई थी और एक ये बनाई थी, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पर। अब इसके अंदर आगे से सोल्यूशन निकालना जो होता है उसको हम चेक करते हैं कि वो टूवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अभी हम इसी की बात करने लगे हैं कि ग्राफ कैसे करेंगे, यानी इनइक्वालिटी को बनाते कैसे, उसका ग्राफ कैसे बनता है। पेपर के अंदर जो आता है ना, पेपर के अंदर वो आपको क्या देगा, सिर्फ सीधा सीधा ना, वो आपको अक्सर सवाल आता है, वो आपको ग्राफ बना हुआ दे देता है और कहता है कि इसकी इक्वेशंस कौन सी होंगी, यानी सॉरी इनइक्वालिटीज़ कौन सी होंगी। तो आपने पता है क्या करना है, उसको बैक सॉल्व करना होता है। अभी हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी देखें, ग्राफिंग द इनइक्वालिटी।
अब देखो यहाँ आप लोगों ने ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, लेकिन हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पर हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है। जो भी इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओ, सही है। अब उस क्योंकि इनइक्वालिटी की आप लाइन नहीं बना सकते डायरेक्टली, अब आपने हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है और एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ किस तरह बनाना है वो आप लोगों को पता है किस तरह बनाना है। एक सादी जिस तरह भी इक्वेशन है एक्स और वाई में फॉर्म होगी, जिस तरह अगर इसकी इक्वेशन है ना ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी बनेगी ना एसोसिएटेड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से x की और y की वैल्यूज़ डिफरेंट, x के अगर x की वैल्यूज़ डालेंगे तो y की वैल्यूज़ आएंगी और हम उसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन को तो आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करना है, टेबल बनता है और उस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने या इसको टेबल बनाने का ना बनाने के मतलब टेबल बनाए बगैर भी एक तरीका होता है कि आप उसको कैसे बनाएंगे। आप उसमें ना इनके इंटरसेप्ट्स डालें, यानी पहले x इंटरसेप्ट डालें तो y 0 होगा, तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। वो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट है ना वो होगा इस फॉर्म में, यानी x 1 और 0 की फॉर्म में। किस वजह से, क्योंकि वो x इंटरसेप्ट है तो उस पर तो y 0 होता है। इसी तरह आप y इंटरसेप्ट लेंगे तो x 0 डाल के वो पॉइंट आएगा 0 और इस तरह की फॉर्म में। अब इस तरह आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं, उसके लिए फिर आपको टेबल नहीं बनाना पड़ता, ये थोड़ी आसानी होती है। लेकिन जिस तरह आपको आसान लगता है उस तरह आपने बस उस इक्वेशन को ग्राफ करना है। अब देखें दूसरे नंबर पर, अगर जो इनइक्वालिटी थी, जो असल इनइक्वालिटी है जिसकी हमने इक्वेशन बनाई है, उसके अंदर ग्रेटर देन या लेस देन, खाली ग्रेटर देन या खाली लेस देन का साइन आ जाता है, तो फिर आपने डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, वो हमेशा डॉटेड लाइन से आती है, सॉलिड लाइन से नहीं आता। और इसी के बजाय अगर वो ऐसे आ जाए तो फिर आएगी सॉलिड लाइन, यानी अगर पता है किस वजह से। अब देखें जो ग्रेटर देन या लेस देन का होता है ना, उसके लिए यहाँ पर देखते हैं, उसके लिए डॉटेड लाइन मिसाल के तौर पर इसलिए यूँ बनाई जाती है क्योंकि वो ये वाले जो इस लाइन पर पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब आप ये वाली बनाते हैं इसकी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की, तो इसकी सॉलिड लाइन आती है। आप इसको फिर ऐसे कर देते हैं। अब किस वजह से इसको सॉलिड लाइन बनाते हैं कि इस लाइन पर भी जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। इस वजह से आप इसकी सॉलिड लाइन बनाते हैं और इसकी डॉटेड लाइन बनाते हैं। अब आपने इसके बाद क्या करना होता है, अब जब आप इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, वो उसको बना लेते हैं ग्राफ में। ये हमने एक इक्वेशन लिया है, अक्सर दो इक्वेशंस आती हैं तो समझो हमने ऐसे हमारा यूं करके केस ग्राफ बन जाता है, सही है। अब आपने ये वाला जो इक्वेशन है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये प्लेन्स को दो हाफ में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन भी दो हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अब इस लाइन के मुताबिक सोल्यूशन या तो इधर हो सकता है या उधर हो सकता है, और इस लाइन के मुताबिक सोल्यूशन या इधर हो सकता है या उधर हो सकता है। अब आपने करना किस तरह है, टेस्ट पॉइंट लेना है, आपने चेक करना है कि इस तरफ है या उस तरफ है। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट लेंगे। अब टेस्ट पॉइंट होता है, आपने कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट लेना है और उस इनइक्वालिटी में डालना है। इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट को किस में डालेंगे, इनइक्वालिटी में, एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं डालना, इनइक्वालिटी में डालना है। जब आप उसको इनइक्वालिटी में डालते हैं, जब आप उसको इनइक्वालिटी के अंदर डालते हैं तो आपके पास आंसर इसके हिसाब से आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये है ना, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। अब इसके अंदर a भी कांस्टेंट होगा, कोई भी वैल्यू होगी। इसकी जगह हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन 4 ले लो। चलो अब इसके अंदर ये हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लाइन बना ली है। अब इसके अंदर टेस्ट पॉइंट डालना है, चेक करना है कि किस तरफ को है। टेस्ट पॉइंट अपनी मर्ज़ी से डालो, लेकिन शर्त यह है टेस्ट पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए।
टेस्ट पॉइंट शुड नॉट बी लाइन ऑन दिस लाइन, वो या तो उधर हो या इधर हो, इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइन के ऊपर आ जाएगा फिर तो आप बता ही नहीं सकोगे कि किधर है। तो टेस्ट पॉइंट अपनी मर्जी से लो। सबसे आसान तरीका है टेस्ट पॉइंट लो ओरिजिन, यानी 0 0 लो। सबसे आसान है 0 0 आप टेस्ट पॉइंट लिया करो। 0 0 लेंगे, इसके अंदर 0 डालो, इसके अंदर 0 डालो, आंसर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 4। ये तो बात है गलत, इसका क्या मतलब है? फॉल्स। अब जो फॉल्स होती है वो होती है अवे फ्रॉम ओरिजिन। मिसाल के तौर पर ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमने इसके लिए कहा, ये क्या है 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन 4। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे क्या पता है इसकी लाइन किसी और तरह बने। अब इसमें क्योंकि फॉल्स आया है, हमने टेस्ट पॉइंट डाला है, तो इसके मुताबिक सोल्यूशन इस रीजन में है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। जब फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, जब ट्रू आता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। इसी के बजाय अगर यहाँ पर समझो मैंने ना दूसरी इक्वेशन जो है ना, ये इसका मैंने नाम ये रख दिया, यानी इस इनइक्वालिटी को चेंज किया। इसके लिए ग्रेटर देन 4 था, इसके लिए लेस देन 4 अगर कर दूँ। अब इसमें हमने टेस्ट पॉइंट 0 डाला है तो 0 आ गया लेस देन 4, तो ये तो बात होगी ट्रू। अब फिर इस वाली लाइन के मुताबिक अगर ये वाली जो है ये शो करती है 3x + 2y इज़ लेस देन 4 को, अगर ये शो करती है तो इसके मुताबिक क्योंकि हमने टेस्ट पॉइंट डाला है तो ये क्या आ गया? ट्रू। अब जब ये ट्रू आ रहा है इस लाइन के हिसाब से, तो इसका टूवर्ड्स ओरिजिन कौन सा है? इतना हिस्सा है। अब देखो, अब सुनना बात, इसका ये जो लाइन थी इसका टूवर्ड्स ओरिजिन है, इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ऐसा रीजन हमेशा ढूंढना है जो कॉमन हो दोनों में। अब इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? ये वाला, ये जो रीजन नज़र आ रहा है आपको, ये इतना, ये जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखें। अब इसके अंदर ये जो है ये कॉमन रीजन है, तो हमेशा जो सलूशन होगा वो इस रीजन के अंदर होगा। इस तरह आपने करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट डालना है, अगर टेस्ट पॉइंट आ जाए, मतलब आप टेस्ट पॉइंट इसके अंदर डालें, वो इनइक्वालिटी को सही उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ट्रू है, टूवर्ड्स ओरिजिन। और अगर वो उसको नहीं करता सेटिस्फाई, फॉल्स है, तो वो क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब देखें, ये तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमने ग्राफ किस तरह करना है। अब ये तो हमें आ गई समझ कि हमने इसको कैसे बनाया या क्या किया। अब हम देखते हैं आगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। नाम तो हमने लिख रखा है यहाँ पर और हमने सुना भी है, लेकिन है क्या चीज़? लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या चीज़? ठीक है। अब असल में जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग है, एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है या टेक्निक है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक टूल है, मैथमेटिकल टूल कह लो, मैथमेटिकल इक्वेशन कह लो, कोई भी चीज़। लेकिन किस चीज़ के लिए? हम यहाँ लिखते हैं टूल, किसके लिए? फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या सीन है। हमारे पास अक्सर ऐसे फंक्शंस होते हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि फंक्शन x की और y की किस वैल्यू पर मैक्सिमम आंसर देता है या किस वैल्यू पर मिनिमम आंसर देता है। तो जिस फंक्शन को हम चेक करना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। जो फंक्शन आपने चेक करना है कि मिनिमाइज, यानी आपने उसका निकालना है कि किस वैल्यू पर मिनिमम है और किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने कुछ हम टर्म्स की बात करते हैं।
कि जो आप लोगों ने इसमें पहले सुन रखी होंगी, जिस तरह है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, इनको बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, है इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स है, इसी को आप नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, एक और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, और एक होता है डिसीजन वेरिएबल। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पर हम, आपने जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी होता है ना, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी यानी क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले किए हैं, आपको पता है इनइक्वालिटीज़ अक्सर लिखी आती हैं 2, 3, 4 इस तरह लिखी आती होती हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक है 3x + 4y > 5, और एक हमने ले ली 2x + y > 3, और साथ हमने ले लिया x > 0, y > 0 और = 0। अब देखिए, इसी से हम समझेंगे कि क्या चीज़ है, ये चीज़ें क्या है। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, अब देखो, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, ये पूरा, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और इसमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ है। अब देखो कि अक्सर आप लोगों ने हमारी जो आप लोगों ने पढ़े भी हैं, फर्स्ट ईयर में हमने, फेडरल वालों ने भी, पंजाब वालों के भी होंगे, उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि कई ऐसे क्वेश्चन थे, जिस तरह कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इतने वो यूनिट्स एक चीज़ के बनते हैं, तो आपने उसको क्या करना है। अब ये जो हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमेशा होती हैं पॉजिटिव, और इसलिए इनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो ये कौन सी हैं? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है ना इनइक्वालिटीज़ की, उन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये असल में ये दोनों नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इसको नाम क्यों रखा गया नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स? एक तो ये कि वो हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और ऊपर से ये देखो > 0 यानी ये नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब इसी के साथ जो डिसीजन वेरिएबल है वो भी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ही है। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को ही डिसीजन वेरिएबल भी कहा जाता है। अब आगे आपके पास आता है फिजिबल रीजन, एक है। अब फिजिबल रीजन जो मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने वो जो ऐसे बनाया था यहाँ पर, ये वाला जो रीजन आया था आंसर वाला, इसको कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। यानी वो रीजन या रिस्ट्रिक्टेड रीजन कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक, यानी आप इनइक्वालिटी के मुताबिक जो रीजन आपके पास ऐसा बनता है कॉमन वाला, यानी जिसके अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता है, तो उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब ये रीजन क्या है? फिजिबल रीजन है ये। ठीक है, अब ये आ गया फिजिबल रीजन, ये वाला जो रीजन है आपके पास, और इस रीजन के अंदर हर पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के बीच में है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इसके अंदर आपके पास। तो हर पॉइंट फिजिबल रीजन का वो क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन। हर पॉइंट फिजिबल रीजन का वो क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि वो इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन होता है। इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है ना, आप देखो असल में इक्वालिटी का सॉल्यूशन कोई फिक्स्ड नंबर होता है, लेकिन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फिक्स्ड नंबर नहीं होता, वो ऐसे पूरा जनरल आता है, बहुत सारे आंसर्स आते हैं। अब ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब देखो, और
फिजिबल सोल्यूशन सेट फिर क्या होगा, जब आप इन सारे सॉल्यूशंस को एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन सेट। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ये उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक चीज़ है कन्वेक्स रीजन और कनकेव रीजन। ये आ जाता होता है बहुत आसान, ये आ भी जाता होता है, ये हमने फेडरल की बुक में ये फर्स्ट ईयर में नहीं था लिखा हुआ। जो है ना कन्वेक्स रीजन, यहाँ पर हम इनको साइड बाय साइड पढ़ते हैं। ये कन्वेक्स रीजन और ये है कनकेव रीजन। अब देखो कन्वेक्स रीजन कौन सा है, ऐसा रीजन, पहले समझा लूँ, ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनती है वो रीजन के अंदर लाई करे। मिसाल के तौर पर ये सर्कल है या ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ऐसे समझे, एक ट्रायंगल है मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है इस तरह, ये दो रीजन्स मैंने बनाए। अब ऐसा रीजन, मैंने क्या कहा, ऐसा रीजन जिसके अंदर दो पॉइंट्स को, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो वो लाइन जो आएगी, अब इसको मैंने ज्वाइन करना था, लाइन जो आई है वो उस रीजन के अंदर आई है, सर्कल के अंदर आई है। अब इसको या इसको ज्वाइन करो, अब इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है ना आपस में, तो जो लाइन आएगी वो लाइन रीजन के अंदर आएगी। इसमें भी यही केस है, जिधर मर्जी से बना लो, जिधर मर्जी से आप उसको ज्वाइन कर लो तो वो लाइन क्या है, वो लाइन इसके अंदर ही होगी। इसी के बरक्स, इसी का उल्टा है कनकेव रीजन। आप देखो ऐसा कोई रीजन हो, अब इसके अंदर ऐसा रीजन, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा रीजन जिसके अंदर आपने किसी भी एटलीस्ट दो ऐसे पॉइंट्स हों जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन उस रीजन से बाहर हो। अब इसके अंदर देखें, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे अंदर ही हैं, लेकिन जब आपने इसको और इसको जोड़ना है तो ये बाहर आ रहा है। अब एटलीस्ट एक ऐसी लाइन हो जो उस रीजन से बाहर हो, ज्वाइन करने वाली लाइन वो उस रीजन से बाहर हो, एटलीस्ट एक, तो उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव रीजन, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें, ऐसा ये जो है, अब इसके अंदर भी देखें ये सारा वैसे अंदर वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक लाइन तो ऐसी है ना जो बाहर से है, तो वो रीजन के बाहर आ गई है। अब जो रीजन के बाहर एटलीस्ट एक ऐसी लाइन आ जाए जो ज्वाइन कर रही हो दो पॉइंट को लेकिन रीजन से बाहर हो, तो उसे हम उस रीजन को क्या कहते हैं, कनकेव रीजन, और इसको फिर क्या कहेंगे, कन्वेक्स रीजन। अब इसी के साथ एक और है बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। ये तो आप लोग नाम से ही सीधा सीधा पता चलता है ना, इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। बाउंडेड रीजन जो बाउंड हुआ है, ठीक है ना, जिसको घेरा हुआ है, ये है अनबाउंडेड, यहाँ लिखते हैं, और इधर है बाउंडेड। अब देखो बाउंडेड का मतलब होता है कि जकड़ा हुआ, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा रीजन, मिसाल के तौर पर ये मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये इनइक्वालिटीज़ का है ऐसे। अब इसके अंदर अगर सोल्यूशन सेट है ना ये, तो ये देखो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है यहाँ से ऐसे। अब इस रीजन को हम एक सर्कल के अंदर घेर के बंद कर सकते हैं। इस रीजन को, ऐसा रीजन जो आपके चारों तरफ से घेरा हो तो आप उसको एक सर्कल के अंदर भी बंद कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन, जो चारों तरफ से बंद पड़ा है, घेरा हुआ है। इसी की बजाय यहाँ पर मैं यही इनइक्वालिटी ड्रॉ करता हूँ, इसी तरह की इक्वेशन लाइंस होंगी, ये देखो। अब उसके अंदर हमने ये वाला किया था ना आंसर, लेकिन इसके बजाय अगर यहाँ पर आंसर हो, अब इसका मतलब है कि ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं पे भी रुका हुआ नहीं है, क्योंकि देखो आगे किसी लाइन ने नहीं इसको रोका हुआ। तो जब वो इन्फिनिटी तक जाए तो उस पर कोई भी वो नहीं है, बंदिश नहीं है, किसी चीज़ ने उसको रोका हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है ये है अनबाउंडेड रीजन। आप फिर जो इन्फिनिटी तक जा रहा है उसको तो आप किसी सर्कल के अंदर बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अनबाउंडेड रीजन।
अब इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन वो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसको आपने मिनिमाइज़ करना हो या मैक्सिमाइज़ करना हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। एक था फिजिबल सोल्यूशन जो हमने पीछे बात की, हमने क्या कहा कि फिजिबल रीजन का हर पॉइंट क्या कहलाता है, फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा होता है फिर, अब देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन यानी सोल्यूशन विच मिनिमाइजेस और मैक्सिमाइजेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो हमने क्या बात की थी कि फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा था, वो हर फिजिबल रीजन का हर पॉइंट क्या था, फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन। अब फिजिबल रीजन के अंदर देखें, यहाँ पर हम वही ड्रॉ एक दफ़ा कर देते हैं समझ आ जाए ताकि देखो। अब हमने अगर ये है ना फिजिबल रीजन, अगर ये वाला है, इसके अंदर का हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा या उसको मिनिमाइज करेगा। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस बात का क्या मतलब है, एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन बट एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ आ गई। अब देखो क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो फिजिबल रीजन के अंदर से ही होगा, लेकिन हर फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हर सॉल्यूशन मैक्सिमाइज नहीं करता, सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। अब एक और बात है यहाँ पर, वो है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टेटमेंट ही आ जाती है सीधी सीधी कि स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। अब इसके अंदर देखो, पहले मैं बता दूं कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, उससे पहले कॉर्नर पॉइंट्स को समझ लें ताकि आप लोगों को थ्योरम समझने में कोई मसला ना हो। अब देखो जो भी इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, जब आपने उसको ग्राफ किया है और वो बाउंड हो गई है, ठीक है, चारों तरफ से वो बाउंड हो जाती है, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यानी जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैं यहाँ पर ना एक और भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, यूँ करता हूँ, अब ऐसे करता हूँ। अब अगर इन तीन को देखो ना, समझो कि सॉल्यूशन रीजन ये वाला बना है सिर्फ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट क्या सीन है। लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, लेकिन कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन वाला कॉर्नर पॉइंट होगा। देखो अब सॉल्यूशन हमारा इधर से लेकर कहाँ से, यहाँ से है यहाँ तक और यहाँ तक, ये वाले जो कॉर्नर, ये जो पॉइंट्स हैं ना जहाँ पर, अब ये देखो है ओरिजिन ही, लेकिन दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन हम इसे कॉर्नर पॉइंट नहीं कहेंगे। किस वजह से, ये फिजिबल सॉल्यूशन में नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन में सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसीलिए मैंने लाइन बनाई थी कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स में फ़र्क पता चले। अब देखो ये भी दो लाइंस इंटरसेक्ट तो कर रही हैं मगर फिजिबल सॉल्यूशन में नहीं है, तो इसलिए ये भी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं कहला सकती। कॉर्नर पॉइंट सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन के वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपको कॉर्नर पॉइंट्स की समझ आ गई, ठीक है ना। वेल टू लाइंस या इंटरसेक्ट, टू लाइंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इंटरसेक्ट। अब देखो ये तो समझ आ गई हमें कॉर्नर पॉइंट क्या है। अब हम लिखते हैं थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कि वो किस थ्योरम पे काम कर रही है, किस थ्योरम की बेस पर है। मैं लीनियर प्रोग्रामिंग को एलपी लिख रहा हूँ, सही है। अब देखें वो कहता है, थ्योरम ये कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन या वो पॉइंट या वैल्यूज़, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन
lie only on corner points। अब देखो वो कहता है थ्योरम इसका क्या है कि हमेशा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो ही कॉर्नर पॉइंट सिर्फ कर सकता है। यानी फिजिबल सोल्यूशन में ये भी है, लेकिन जब आप ये वाला पॉइंट उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे तो वो मैक्सिमाइज नहीं होगा ना वो मिनिमाइज होगा, वो बीच की वैल्यू आएगी। हमेशा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर। और इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं कि अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की जो वैल्यूज़ डालनी है। अब देखो, क्योंकि अगर आपके पास एक ग्राफ है, अब इसमें तो बेतहाशा सोल्यूशन है, इसके अंदर भी है, तो आप हर सोल्यूशन डाल के नहीं चेक करोगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स डालने हैं उसके अंदर और चेक करना है कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है और किस पे मिनिमम। ये है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसका इसी तरह जिस तरह हमने पहले किया ना कि इसका अच्छा, इस बात से एक और पता चलती है, मैंने आपको क्या कहा था, ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात की थी। ऑप्टिमल सोल्यूशन वो वैल्यूज़ थी या वो सोल्यूशन था जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। तो इस बात से क्या पता चलता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन लाइज ऑन कॉर्नर पॉइंट्स, या कॉर्नर पॉइंट्स में से ही कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता कौन सा है, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। और यहाँ इस थ्योरम से पता चलता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स करते हैं। तो क्या बात पता चली कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स, बीच का कोई भी पॉइंट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब देखो, इसी तरह अगर आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना हो, किसी भी इनइक्वालिटीज़ दी हैं, 2-3 यानी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ दी है आपको, उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, तो आपने फाइंड करना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। जिस तरह मैंने आपको क्या किया था, ग्राफ बनाना सिखाया था ना अभी, पीछे के ग्राफ कैसे बनाने हैं, सेम टू सेम आपने पहले नंबर पर ग्राफ बनाना है, वैसे ही इनइक्वालिटीज़ का बिल्कुल उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन को वहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, टेस्ट पॉइंट से ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे और फिर हम उसको वहाँ पर देखेंगे कि वो अवे फ्रॉम रीजन है या टूवर्ड्स रीजन है, और वो रीजन चेक कर लेंगे। सही है, यहाँ तक तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब देखो सेम टू सेम वही है कि ग्राफ ड्रॉ करो पहले, उसके अंदर आपने सारा का सारा उसी तरह तरीका करना है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें उसके आगे 1-2 स्टेप और हैं। क्या करना है आपने, हमने फिर मैं उसके आगे वाले जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो लिख रहा हूँ। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, सब कुछ कर लिया, रीजन शीजन निकाल लिया हमने, फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या है, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, ये तो हमें ग्राफ से, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो तो हमें सीधा नज़र आ जाएगा कि ये वाले पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप मैनुअली ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो आप उसको एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते। ये वाले तो पॉइंट्स जो होंगे ना, ये तो आपको सीधे सीधे नज़र आएंगे ना ग्राफ से, ये वाले, क्योंकि मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आप वो जो इंटरसेप्ट्स हैं उनसे ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये इंटरसेप्ट वाले ही हैं, ठीक है ना, ये तो आपको सीधे नजर आएंगे। मसला आता है जो बीच में ऐसे कॉर्नर पॉइंट आता है। अब इसको पता है कैसे करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, अगर मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को मैं कह देता हूँ A1, और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो है A2, ठीक है, और तीसरा जो था, तीसरे को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज नहीं होते। अब इन 2 एसोसिएटेड इक्वेशंस को हमने क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये होगी A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1 होगा, और इधर A2x प्लस B2y
इक्वल्स टू C2। अब आपने सिर्फ इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो आप लोगों को पता है कैसे करना है। आपने किसी एक का वेरिएबल का कांस्टेंट कोफिशिएंट सेम बनाओ और आगे एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल लो, वो आप कर सकते हो। जब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये पॉइंट की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो इस पॉइंट की वैल्यूज़ होंगी, सही है ना। अब इस तरह आपके पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे और आगे आपने क्या करना है, दूसरा क्या है स्टेप, उन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव उसमें फंक्शन में डालना है। पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बस आपने डालना है। अब उसके अंदर चेक करना है सी विच मिनिमाइजेज और मैक्सिमाइजेज, सी विच पॉइंट मिनिमाइजेज और मैक्सिमाइजेज, बस आपने फिर उनके आंसर्स चेक करने हैं कि किस पर वो मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस पर मिनिमम वैल्यू देता है। जिस पर मिनिमम वैल्यू देगा वो मिनिमाइज करेगा पॉइंट, और जिस पर आपको वो मैक्सिमम पॉइंट देगा, मैक्सिमम सोल्यूशन देगा, वो कहलाएगा मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। और वो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये आपको समझ आ गई। अब इसके अंदर आपको एक दो चीज़ें पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन से, कि फिजिबल सोल्यूशन में इनफाइनाइट होते हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर वो 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूँ, या आप लोगों ने याद रखने। पहले तो ये है फिजिबल रीजन हैज़, ये अलहदा से, फिजिबल रीजन हैज़ इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, आप लोग बच्चे सोचेंगे यार बाउंडेड अगर रीजन है तो सिर्फ इतने के अंदर ही हैं आंसर्स, तो ये इनफाइनाइट कैसे, इन्फिनिटी तो ऐसे जाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखो कि दो नंबर्स 1 और 2 के दरमियान, सिर्फ 1 और 2 के दरमियान भी इन्फिनिटी है, इन दोनों के दरमियान भी इन्फिनिटी है। कैसे? इसके दरमियान 1.1 है, 1.01 है, 1.001 है, 1.0001 है। अब इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हर पॉइंट के बीच में पॉइंट 0.0000 ऐसे जाता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर फिजिबल रीजन के इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ये बात आ गई। दूसरा है कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ऑफ फिजिबल रीजन, यानी अगर वो फिजिबल रीजन के वो होंगे तो क्या कहलाएगा, कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। और इसी तरह तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आता है, वो यही आता है, यानी वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही जो थ्योरम है उसी की बात है कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, if it has optimal solution, it occurs on corner point। ये तो समझ आ गई ना। ये 3 पॉइंट्स हैं कुछ याद रखने वाले। अब ये मुझे पता है कि थोड़ा ऐसे नीचे करके लिखा गया, लेकिन कोशिश करें आप लोगों को समझ वगैरह आ जाएगी। बस ये 2-3 पॉइंट्स थे याद रखने वाले। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, छोटा चैप्टर है बहुत। एक आध मैं बात बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन इसमें किस तरह से आ सकता है। कभी क्वेश्चन आता है कि वो इनइक्वालिटी का ग्राफ दिया होता है और वो नीचे बस पूछता है, जो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे कि ये कौन सी इनइक्वालिटी जो है ना इसको सेटिस्फाई करती है। तो आपने कैसे करना है, टेस्ट पॉइंट से ना आपने चेक करना है कि वो किस वाली के हिसाब से, तो आप लोगों को वो समझ आ जाएगी। उसको बस बैक सॉल्व करना है, यानी आपने जो ऑप्शंस है ना चारों के अंदर आपने वो डाल के चेक करना है टेस्ट पॉइंट। तो जो टेस्ट पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि रीजन ठीक है या नहीं है। तो इस तरह का आ सकता है। और कभी कभी इनइक्वालिटीज़ को सिर्फ वो सीधा सॉल्व करने का बोल देता है,
उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर तो हमने उसकी ग्राफिंग वगैरह की भी बात की है ना, उसके अंदर आपने बस सीधा जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपको वो आ जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं ऐसा होता। खैर, तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। कोई भी आप लोगों को मसला है, कोई भी परेशानी होती है, मुश्किल लगती है, आप लोग पूछें, बिला झिझक पूछें, कोशिश करेंगे कि आपको फौरी जवाब दें। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।